अस्थाना आपका रुख करूंगा। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाजें आई हैं। इजराइल के कुछ हिस्सों में सायरन बजने लगे जो कि हवाई हमले के सायरन हैं। इजरायली सेना ने आईडीएफ ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया है। आयरन डोम जिसकी बात होती है, इजराइल ने हवाई हमले की चेतावनी उसके बाद हटा भी ली, लेकिन इस तरीके के हमले हुए हैं, कुछ धमाके सुनाई पड़े हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री भी रहे हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना, वॉर को काइनेटिक और नॉन कांटेक्ट इस रूप में जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है देखा जा रहा है। हालांकि कोई कांटेक्ट नहीं है, 1600 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। आपको क्या लगता है, एस्केलेशन लेडर अगर जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, क्या ये वॉर आप लंबा खिंचता हुआ देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी इस वॉर का खात्मा हो जाएगा? देखिए, जैसे आप अगर वॉर एम की बात करें तो वॉर एम में इजराइल ने पहले तीन चीजें अपनी तरफ से उनका एम था कि इजराइल के न्यूक्लियर हथियार और उनकी फैसिलिटीज को बर्बाद करना। अब एक स्टेज ऐसी आ गई है उस वॉर एम की तरफ जब उन्हें लगता है कि बाहर का सुपर स्ट्रक्चर तो मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन जो जमीन के अंदर या पहाड़ के अंदर या टनल के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो मैं बर्बाद नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ। उसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी और अमेरिका के बॉम्बर और उनके एमुनिशन की जरूरत पड़ेगी, GBU-57 और बाकी इस किस्म के जो भी बंकर बस्टर्स हैं। तो इस हालत में जो वॉर एम है वो इस जगह पे जाके अटक गया है। दूसरी चीज थी, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को मारा। वो एक बहुत ही अच्छा एक मिलिट्री ऑपरेशंस के हिसाब से बड़ा तगड़ा ऑपरेशन रहा है और बहुत ही स्पिन पॉइंट ऑपरेशन रहा है। तीसरा जो था कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको बर्बाद करना, इसके ऊपर भी वो काफी हद तक सक्षम रहे हैं। ईरान की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतनी एयर पावर नहीं है। एयरफोर्स उनकी बहुत पुराने जमाने की है, वो कुछ कर नहीं पाई। और जो उन्होंने शुरू में इनका एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद में एयर के हिसाब से उनको उनके जो वॉर एम थे वो अच्छी तरीके से वो कम से कम आराम से मूव कर पा रहे हैं। ईरान की जो ताकत थी वो थी उनकी ग्राउंड फोर्सेस ज्यादा हैं, लेकिन वो इसमें कारगर शामिल नहीं हो रही हैं क्योंकि कांटेक्ट वॉर, जैसे आपने बोला, डायरेक्ट कांटेक्ट तो हो नहीं पाएगा बिकॉज बीच में दो देश हैं। तो जाहिर है कि फौजों फौजों की लड़ाई या टैंक अगर आपके पास ज्यादा भी है, फौज ज्यादा भी है, चाहे 6.5 लाख है, ईरान की 1.5 लाख है, उससे कोई आपको ईरान को कोई विशेष फायदा हुआ नहीं। इसराइल ने बड़ा लंबा प्लान और बहुत अच्छा प्लान बनाया था कि भाई उन्होंने जितने भी पहले ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्ला है चाहे हमास है, उन सबको भी जो पावर है उसको काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था, काफी हद तक डिग्रेड कर दिया था। और उसके बाद वो ईरान की तरफ गया। तो एक तरीके से एसिमेट्रिक वॉर का भी ऑप्शन जो है वो ईरान के पास बचा नहीं। अब आती है बात, क्या ईरान के दोस्त उनका कुछ कर पाए? अब ईरान के दोस्तों में भी कुछ खास नजर नहीं आया। रूस अपने यूक्रेन में लगा हुआ है, उनकी वहां पर लड़ाई चल रही है भीषण। और चीन ने कोई खास सिवाय मॉरल सपोर्ट के कोई खास फायदा दिखाया नहीं है। अरब कंट्रीज जो हैं वो भी एक तरीके से वेस्ट की तरफ ही उनका झुकाव है, हालांकि मुंह से वो इसराइल का वो करते रहे। अब आती है बात रिजीम चेंज की। रिजीम चेंज नेतन्याहू का तो हमेशा से सपना रहा है और मेरे विचार से अमेरिका का भी ये सपना रहा है कि जितने भी ये रेडिकल रिजीम है खुमैनी के नीचे, ये रेडिकल रिजीम जब तक रहेगी तब तक उनका एजेंडा हेट अमेरिका हेट इसराइल का तो रहेगा ही रहेगा। और वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर उनकी कुछ भी ताकत बाकी रह जाती है तो आगे चल के बन सकता है। और ये भी है कि अगर आज वो नहीं कर पाए, नेतन्याहू को लगता है कि ये मेरा मौका है, अगर मैं अभी नहीं कर पाया तो मैं फिर कभी नहीं कर पाऊंगा, उनको ये लगता है। जो अमेरिका है वो डायरेक्ट लड़ाई में घुसना नहीं चाहता। वो हम अफगानिस्तान में घुसे थे, 20 साल भुगत के वो आ गए हैं, तो ग्राउंड वॉरफेयर में तो वो घुसना नहीं चाहेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जो विडंबना है वो सिर्फ इतनी है कि मैं इनको बॉम्बर और ये एमुनिशन दूं या ना दूं, और बॉम्बिंग कैंपेन में मैं इनका साथ दूं या ना दूं। अगर देते हैं तो खतरा यह है कि अगर ईरान ने उनके
जो जितने बेस है मिडिल ईस्ट में, उनका एयर डिफेंस इतना तगड़ा नहीं है। उसके ऊपर अगर वार किया और अमेरिकी कैजुअलिटी हो गई तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये इनका एक विडंबना है। अगर साथ नहीं देते हैं इसराइल का, तो इसके आगे मुझे नहीं लगता, इसराइल बार बार मार के जितना भी करेगा कोशिश, इसराइल के भी एक लिमिट है। अगर आप देखिए ईरान में और इसराइल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि उसका एरिया अगर आप देखें और उसके लोग देखें, तो ईरान में हेट इसराइल की सारे के सारे, चाहे वो आपस में लड़ रहे हो, खुमैनी से खुश ना हो, जो भी हो, लेकिन हेट ईरान में वो सारे के सारे एक साथ हैं। लड़ाई में ईरान और अमेरिका, अमेरिका और इसराइल से लड़ाई होगी, पूरा देश एक साथ है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, ईरान में पनिशमेंट सहने की कीमत की ताकत इसराइल से ज्यादा है। जितने भी ये रेडिकल कंट्रीज हैं और रेडिकल ग्रुप्स हैं, चाहे हुदी हो चाहे हमस हो, अभी गाजा में भी लोग देखिए कितनी पनिशमेंट सह रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं वहां से, गाजा छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हाथ में उन्होंने हथियार नहीं डाले अभी तक। तो इनमें, इन देशों में पनिशमेंट सहने की ताकत ज्यादा है। जी। अगर मान लो 50,000 लोग ईरान में मर जाते हैं, खुमैनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10,000 लोग इसराइल में पड़ जाए तो इसराइल बहुत मुसीबत में आ जाएगा। तो ये एक फर्क है दोनों में। तो ईरान मेरे हिसाब से काफी लंबे समय तक पनिशमेंट ले सकता है, इसराइल उतने लंबे समय तक पनिशमेंट ना ले पाए, इसलिए उसको अपना ये बॉम्बिंग कैंपेन